When it comes to investing, there are so many asset classes involved. Equity, debt funds, gold, NPS, PPF, EPF, real estate, crypto, and there are so many. So इतने सारे asset classes में हम हमारा पैसा allocate करें कैसे हम हमारे लिए एक perfect investment portfolio बनाएं. And in this episode, we are going to discuss this only. So let's get started. Hello guys, my name is Pratik. I hope you are doing well. So first thing first, how to build an investment portfolio. And यहाँ पर first you have to know yourself. आप कौन से टाइप के इन्वेस्टर हो, क्या आपका रिस्क एपेटाइट है, क्या आपके गोल्स है, क्या आपका इन्वेस्टमेंट टाइम होराइजन है. एंड ये सारी चीजें पहले आपको अपने आप से पूछनी है एंड इनके आंसर आपको पता करना है. सो द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डिटरमाइन अबाउट योरसेल्फ इज दैट आपका रिस्क एपेटाइट क्या है. एंड जितना ज्यादा आपका रिस्क एपेटाइट उतना ज्यादा आइडियली आपका इन्वेस्टमेंट टाइम होराइजन बढ़ना चाहिए. द सेकंड थिंग यू हैव टू डिटरमाइन अबाउट योरसेल्फ टू बिल्ड एन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो इज दैट आपके पास स्टॉक मार्केट का कितना नॉलेज है. क्या आप नो नथिंग इन्वेस्टर हो जिसको स्टॉक मार्केट क्या होता है वही पता नहीं है, कैसे इन्वेस्ट करते हैं, एसआईपी क्या होता है, म्यूचुअल फंड क्या होता है, कुछ नहीं पता. सो यू आर अ नो नथिंग इन्वेस्टर. सेकंड टाइप ऑफ इन्वेस्टर इज नो समथिंग इन्वेस्टर, जिसे पता है कि हाँ एसआईपी ये होता है, जिसे पता है कि हाँ म्यूचुअल फंड ऐसे काम करता है, जिसे पता है कि हाँ म्यूचुअल फंड में ऐसे इन्वेस्ट करते हैं या फिर म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट कैसे करना है. एंड दिस कैटेगरीज आर मेड बाय माई सेल्फ. इट इज नॉट लाइक दैट ऐसे कोई नाम है. And the third type of investors are know everything investor. Now the thing is that everything, सब कुछ तो किसी को पता होने नहीं वाला. We all are always a learner in the stock market. But just to like you get that idea, right? That आपको पता है कि कंपनीज में क्या देखते हैं, क्वालिटी कंपनीज को कैसे चूज करते हैं, वैल्यूएशन कैसे चेक करते हैं, बिजनेस को कैसे पढ़ते हैं, फाइनेंशियल्स को कैसे देखते हैं, एंड ऑल दोज थिंग्स. अगर आपको ये सारी चीजें पता है तो यू आर नो एवरीथिंग इन्वेस्टर इन माई टर्म्स एटलीस्ट. सो ये तीन कैटेगरी है एंड इनमें से आपको डिटरमाइन करना है दैट आप कौन से कैटेगरी में फॉल करते हो. एंड द थर्ड थिंग यू हैव टू डिटरमाइन अबाउट योरसेल्फ इज दैट आपके कोई फाइनेंशियल गोल्स है या नहीं. एंड दोज गोल्स आर नियर टर्म और लाइक बहुत ज़्यादा आगे इन फ्यूचर. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको नेक्स्ट 3 years में कार लेनी है तो उसके हिसाब से आपको आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बिल्ड करना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको आपके चाइल्ड के लिए उनके एजुकेशन के लिए पैसा सेव करना है या फिर इन्वेस्ट करना है तो इट्स लाइक फॉर एग्जाम्पल 7-8 साल बाद आपका बच्चा बड़ा हो जाएगा एंड उनको कॉलेज के एजुकेशन की फीस की रिक्वायरमेंट रहेगी. सो दिस गोल इज लाइक फार अवे इन द फ्यूचर. सो इन इन्वेस्टमेंट गोल के हिसाब से आपको आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बिल्ड करना है. नाउ व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टिंग देयर आर सो मेनी एसेट क्लासेस. इक्विटी, डेट फंड्स, गोल्ड, रियल एस्टेट, ईपीएफ, पीपीएफ, एनपीएस, क्रिप्टो एंड मेनी मोर. एंड यहाँ पर आपको आपके इन्वेस्टमेंट स्टाइल एंड आपके रिस्क एपेटाइट, आपके गोल्स के हिसाब से आपके लिए एक परफेक्ट पोर्टफोलियो डिटरमाइन करना है एंड उस तरह से आपको आपका पैसा इन सारे एसेट क्लासेस में डिप्लॉय करना है. एंड देयर इज वन थंब रूल विच इज 100 minus your age should be your equity allocation. एंड ये थंब रूल मेरे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा अच्छा है एंड मैं पर्सनली भी ये थंब रूल को फॉलो करता हूँ. बट इट इज़ नॉट लाइक दैट आपको भी ये फॉलो करना ही है. लाइक पर्सनल फाइनेंस इज कॉल्ड एज पर्सनल फाइनेंस बिकॉज इट इज पर्सनल. सो ये थंब रूल आपको हेल्प कर सकता है आपके इन्वेस्टमेंट के अलोकेशन को डिटरमाइन करने के लिए. बट ये एक थंब रूल आपको फॉलो ही करना है, ये जरूरी नहीं है. नाउ वंस यू हैव डिटरमाइंड दैट आपका इक्विटी अलोकेशन फॉर एग्जांपल 75% होना चाहिए. बट ये जो पैसा है वो डिप्लॉय कैसे करना है, कहां पर इन्वेस्ट करना है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं. सो यहाँ पर एज पहले हमने एक एक्टिविटी की कि आपको पता लगाना है दैट आप कौन से टाइप के इन्वेस्टर, नो नथिंग इन्वेस्टर, नो समथिंग इन्वेस्टर या फिर नो एवरीथिंग इन्वेस्टर. नाउ इफ यू आर अ नो नथिंग इन्वेस्टर, आपको बस आपका पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है, आपको नहीं पता है दैट कैसे इन्वेस्ट करना है, आपको नहीं पता है दैट क्या होता है ये सारी स्टॉक मार्केट की चीजें. सो अगर मैं आपकी जगह पर रहता है, अगर मैं नो नथिंग इन्वेस्टर रहता तो मैं अपना पैसा सिंपली इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर देता. इवन दो इट इज सिंपल बट इट इज द मोस्ट इफेक्टिव वे टू ग्रो योर वेल्थ गाइस. ये मैं नहीं कह रहा, वॉरेन बफेट, चार्ली मंगल, ये जो बड़े बड़े दिग्गज इन्वेस्टर्स है दे आर सेइंग कि इंडेक्स फंड इज द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन फॉर योर मनी. एंड अगर थोड़ा और ज्यादा रिस्क लेना चाहते हो तो निफ्टी नेक्स्ट 50 में आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो. नाउ कम्स द सेकंड टाइप ऑफ इन्वेस्टर हु आर नो समथिंग इन्वेस्टर. उनको पता है दैट म्यूचुअल फंड क्या होता है, उनको पता है कि म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट कैसे करता है, उनको पता है कि फंड मैनेजर को कैसे देखा जाता है. सो यहाँ पर अगर मैं नो समथिंग इन्वेस्टर रहता तो मैं डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग से तो अभी भी दूर रहता था. मैं अपने पोर्टफोलियो में 3 मैक्सिमम 4 म्यूचुअल फंड रखता था जहां पर एक लार्ज कैप फंड होता, एक स्मॉल कैप फंड होता एंड एक फ्लेक्सी कैप फंड होता. नाउ व्हेन इट कम्स टू लार्ज कैप फंड बिकॉज यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस नहीं है, जो टॉप 100 कंपनीज है उनमें से ही फंड मैनेजर चूज कर सकता है लार्ज कैप फंड में. सो मैं इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग माय मनी इन लार्ज कैप फंड मैं इंडेक्स फंड में सेंसेक्स या फिर निफ्टी में फिर से अपना पैसा इन्वेस्ट कर देता था बिकॉज यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो कम देना है एंड वही 100 कंपनीज में से 50 कंपनीज फंड मैनेजर को चूज करनी पड़ती है लार्ज कैप में एंड वही कंपनीज मेरे पास इंडेक्स फंड में आ जाती है. तो फुकट का एक्सपेंस रेशियो क्यों देना.
सो मैं चुपचाप लार्ज कैप के बदले इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर देता था। नाउ एज यू आर अ नो समथिंग इन्वेस्टर, आई एम अज्यूमिंग दैट आपको पता होगा कि कैसे आपके लिए आपको फ्लेक्सी कैप फंड एंड स्मॉल कैप फंड, जो रिमेनिंग 2 फंड्स है, वो कैसे चूज करना है। तो अगर मैं नो समथिंग इन्वेस्टर रहता तो इक्विटी में जो 75% मेरा अलोकेशन है, वो पूरा पैसा मेरा इन तीनों फंड्स में जाता था। बट आई एम नो एवरीथिंग इन्वेस्टर एंड आई एम नॉट टेलिंग दैट मुझे सब कुछ पता है। यही एक रिप्रेजेंट करने के लिए कि मुझे पसंद है डायरेक्ट स्टॉक पिकिंग करना, मुझे पसंद है कंपनीज को एनालाइज करना, कौन सी कंपनी से दूर रहना चाहिए, कौन सी कंपनीज अच्छी है हमारे पैसों के लिए, एंड ऑल्सो कैसे इन सारे स्टॉक्स में भी हमारा पैसा अलोकेट करना है। एंड ये सारी चीजों के बाद भी ऑल्सो मैं अपना टाइम दे सकता हूँ क्वार्टरली या फिर हाफ ईयरली बेसिस पे इन सारी कंपनीज को ट्रैक करने के लिए, इन सारी कंपनीज के फाइनेंशियल्स को देखने के लिए। सो इफ यू आर ऑल्सो दिस टाइप ऑफ इन्वेस्टर, जिसको मैंने नाम दिया है नो एवरीथिंग इन्वेस्टर, सो इफ यू आर दिस काइंड ऑफ इन्वेस्टर, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। मेरा मंथली जो इनकम जनरेट होता है उसमें से SIP तो जाता ही, बट उसके बाद भी जो पैसा मुझे नेक्स्ट 7 ईयर तक नहीं चाहिए, जो पैसा आइडियल पड़ा हुआ है मेरे पास, वो पैसा मैं डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग में लगा देता हूँ। सो यहाँ पर एज यू गाइस नो मेरे पोर्टफोलियो में कितने सारे स्टॉक्स हैं। अगर आपको नहीं पता, आपको मैं लिंक ऊपर कार्ड में और लाइक बटन के नीचे दे दूंगा, आप वो वाला वीडियो देख सकते हो। लाइक बटन के नीचे जा रहे हो तो लाइक बटन को भी प्रेस करना भूलना मत, प्लीज लाइक बटन को प्रेस कर दो यार। नाउ व्हेन इट कम्स टू डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग, जब आप डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग का आपका पोर्टफोलियो बना रहे हो, तो यहाँ पर कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना जरूरी हो जाता है। फॉर एग्जांपल, किसी भी एक स्टॉक का आपके पोर्टफोलियो में बहुत बड़ा अलोकेशन नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो आपका पोर्टफोलियो सिर्फ वो एक या फिर 2 कंपनीज के ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है। सो अगर आपके 2 स्टॉक्स 40-50% ऑफ अलोकेशन रखते हैं आपके पोर्टफोलियो के, डायरेक्ट स्टॉक पोर्टफोलियो के, तो वो दोनों स्टॉक्स जैसे चलेंगे वैसे ही आपका पोर्टफोलियो चलेगा। सो कुछ सेंस नहीं बनता, एंड दैट इज वाई आपका डाइवर्सिफिकेशन अच्छे से होना चाहिए। नाउ फॉर मी, डाइवर्सिफिकेशन के लिए 11 to 15 स्टॉक्स इज द परफेक्ट नंबर। इतने स्टॉक्स मैं अपने पोर्टफोलियो में रख सकता हूं। एंड ऑल्सो ये जो 10-15 स्टॉक्स मेरे पोर्टफोलियो में है, आई विल मेक श्योर दैट किसी भी एक सेक्टर का बहुत ज्यादा अलोकेशन ना हो। फॉर एग्जांपल 10 स्टॉक्स है मेरे पोर्टफोलियो में और ये सारे 10 स्टॉक्स बैंकिंग सेक्टर से बिलोंग करते हैं, सारे बैंक्स भर के रखे मैंने पोर्टफोलियो में। सो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, अलग अलग सेक्टर से आपके पास स्टॉक्स होने चाहिए। सो किसी भी एक सेक्टर में भी आपका अलोकेशन बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। एंड इससे से आपने आपका इक्विटी अलोकेशन बना दिया, एंड देन जो रिमेनिंग पैसा बचा है आपके पास, रिमेनिंग अलोकेशन बचा है, वहां पर आप अपने फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से एसेट क्लासेस चूज कर सकते हो। तो गाइस, कुछ इस तरह से आप अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बना सकते हो। ऑन दैट नोट गाइस, thank you to be with me in this episode. As always, do like this episode and subscribe to my channel. I hope that आपको ये एपिसोड पसंद आया हो एंड आपको कुछ तो सीखने मिला हो, आपकी हेल्प मैंने कर दी हो एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को बिल्ड करने के लिए। इफ यस, डू लाइक इट एपिसोड एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स जिनको उनका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बिल्ड करना है। एंड सब्सक्राइब तो आपने अब तक कर लिया होगा। एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड ट्विटर। कोई भी क्वेश्चन हो या फिर शिकायत हो, आप वहां पर आके पूछ सकते हो। चलो मिलते हैं, टाटा, बाय बाय।